हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो अपना जो बायोलॉजी का वन शॉट लेक्चर सीरीज चल रहा है आपके एचएससी बोर्ड 2024 के लिए, उसमें हमने 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आपके सिर्फ 3 चैप्टर्स बचे हैं, जिसमें से आज पहला चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। जो 3 चैप्टर्स अपने बचे हुए हैं वो है चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 15। पहले मैं कंप्लीट करूंगी चैप्टर नंबर 7, फिर हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 11 और लास्ट में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 15, क्योंकि इन दोनों का वेटेज ऑलमोस्ट सेम है और ये बहुत ही ज्यादा लो वेटेज चैप्टर है, ईवीएस का चैप्टर है, तो वो आप खुद से भी कर सकते हो। ये तीनों चैप्टर मुश्किल से 45 मिनट्स या 1 आवर का चैप्टर है, ज्यादा लंबा नहीं होगा, तो आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा रिविजन करने के लिए। अगर मैं आपके बोर्ड्स के वेटेज की बात करूं तो आपका जो 7th चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, इस चैप्टर का बोर्ड्स का वेटेज अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 मार्क्स का है और सीईटी में भी इसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 4 to 5, मतलब 5-6 मार्क्स के एमसीक्यूज आराम से आते हैं इस चैप्टर में से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर। उसके पहले मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि जो बच्चे एमएचटी सीईटी के लिए 95 प्लस परसेंटाइल स्कोर करना चाहते हैं तो वो आराम से हमारा वरदान बैच का जो क्रैश कोर्स है ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा एमएसटी सीईटी के 19 चैप्टर्स डिटेल में करवाना शुरू कर दिया है, जिसमें से एक चैप्टर ऑलरेडी खत्म हो चुका है, चैप्टर नंबर 1। उसमें हमने 150 से भी ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए हैं, आपको 600 से भी ज्यादा एमसीक्यूज दिए गए हैं आपके मॉक टेस्ट के लिए। तो आपको ये सारी चीजें बेनिफिट मिल सकती है अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हो। समझो अगर आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं भी करना है तो आप सिर्फ मॉक टेस्ट भी परचेस कर सकते हो। मॉक टेस्ट में आपको सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे जो कि 2023 के पीवाईक्यूज होंगे। और अगर आपको कोई भी कोर्स परचेस नहीं करना है तो आप सीधा फ्री मटेरियल का फायदा उठाओ। मैं अपने बच्चों को हमेशा ये बोलती हूँ कि फ्री की चीज कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए इफ इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन, क्योंकि फ्री में बहुत कम लोग बहुत अच्छी चीज देते हैं। तो हमारा जो फ्री मटेरियल वाला सेक्शन है यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। एक बार ऐप डाउनलोड करके चेक करो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद इतना कंटेंट मिल जाएगा कि जो सफिशिएंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन के साथ। अभी प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, इसमें अपने को इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है कि ग्रोथ मतलब क्या होता है। प्लांट की ग्रोथ हम 2 तरीके से चेक करते हैं, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिव ग्रोथ मतलब क्या होती है कि प्लांट के लीव्स का क्वालिटी क्या है, फ्लावर का क्वालिटी क्या है, फ्रूट प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, एक्सेट्रा। और क्वांटिटेटिव ग्रोथ मतलब क्या होता है कि प्लांट की लेंथ कितनी बढ़ रही है, ब्रेड्थ कितनी बढ़ रही है, उसके अंदर वाटर का कितना अक्यूमुलेशन रेट है, मिनरल कितने डिपॉजिट हो रहे हैं। तो ये हो गई उसकी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ग्रोथ। अगर ग्रोथ को सिंपल भाषा में डिफाइन किया जाए तो ये आपका सीईटी का क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रोथ इज परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज। एक बार प्लांट की ग्रोथ हो गई तो वो रिवर्स नहीं हो सकती है, बड़ा हुआ प्लांट वापस छोटा नहीं हो सकता है। सो इट इज परमानेंट इरिवर्सिबल ग्रोथ इन द बल्क ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो आपके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद के अंदर चेंजेस फॉलो करता है। अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें हम ग्रोथ डिटरमाइन नहीं कर सकते, इट इज इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट मतलब इनफाइनाइट ग्रोथ, मतलब किसी प्लांट में अगर लीफ टूट जाती है तो उसमें न्यू लीफ आती है, फिर वो लीफ टूट जाती है तो फिर न्यू लीफ आती है, तो ये इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। लेकिन ये ग्रोथ हमको सिर्फ कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स में देखने को मिलती है और उन स्पेशल टाइप के सेल्स को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स की खासियत ये है कि ये कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग टिश्यू है, ये टिश्यू के पास स्पेशल कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की। 11वीं में आपने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, ये देखो एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, प्लांट की हाइट बढ़ाता है ऊपर और नीचे से, ये शूट के टिप में प्रेजेंट होता है, रूट के टिप में प्रेजेंट होता है। लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, ये प्लांट का गर्थ बढ़ाता है। इस चैप्टर में बार बार आपको एक वर्ड आएगा गर्थ। गर्थ मतलब क्या होता है, डायामीटर ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट को लेटरली हम बड़ा कर रहे हैं। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, ये प्लांट के नोड और इंटर नोड के बीच का डिस्टेंस बढ़ाता है। मतलब समझो ये आपके गन्ने का प्लांट है, ये 2 नोड्स हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना है, लेकिन जब ये प्लांट ग्रो होगा तो अगर इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब यहाँ पर इंटरकैलरी ग्रोथ हो रही है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम नोड और इंटर नोड के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करता है, एपिकल मेरिस्टम हाइट इंक्रीज करता है और लेटरल मेरिस्टम प्लांट की गर्थ को इंक्रीज करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्लांट के ग्रोथ फेजेस की तो 3 फेजेस देखने को मिलते हैं। पहला फेज होता है फेज ऑफ सेल डिवीजन। इसमें क्या होता है, आपका जो एक सेल है ये सेल डिवाइड करके 2 न्यू सेल्स बनाता है। इसमें से ये जो न्यू डॉटर सेल है, एक न्यू डॉटर सेल आगे जाके परमानेंट हो जाती है और ये डिफरेंशिएशन प्रोसेस दिखाती है। मतलब ये वाला सेल आगे जाके या तो रूट का पार्ट बनेगा, या तो शूट का पार्ट बनेगा, या तो फ्लावर फ्रूट का पार्ट बनेगा। और जो एक डॉटर सेल है, ये डॉटर सेल कंटिन्यूअसली मेरिस्टोमेटिक प्रॉपर्टी दिखाते रहती है। मतलब ये डॉटर सेल मेरिस्टोमेटिक,
ये वाला डॉटर सेल कंटिन्यू डिवीजन चालू रखेगा, मतलब इस डॉटर सेल से आपको वापस से 2 न्यू डॉटर सेल्स मिलेंगे, इसमें से फिर से ये वाला डॉटर सेल परमानेंट हो जाएगा, ये डॉटर सेल कंटिन्यू डिवाइड होगा। तो ये देखो, एक डॉटर सेल मेरिस्टेमेटिक रहता है और दूसरा डॉटर सेल परमानेंट हो जाता है और डिफरेंशिएशन दिखाता है। ये फेज फर्स्ट फेज होता है, फेज ऑफ सेल डिवीजन। तो ये फेज बहुत ही ज्यादा स्लो फेज होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं लैग फेज। दिस इज योर सीईटी क्वेश्चन। सेकंड फेज होता है फेज ऑफ सेल एनलार्जमेंट, फेज ऑफ सेल मैचुरेशन। आपको बोर्ड्स में एमसीक्यू के लिए आ सकता है कि आइडेंटिफाई द फेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो पहला फेज है फेज ऑफ सेल डिवीजन, दूसरा फेज है फेज ऑफ सेल एनलार्जमेंट। इसमें क्या होगा, आपके सेल की लेंथ एनलार्ज होती है। ये देखो, सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं, फास्ट डिवाइड होते हैं, ये फेज काफी ज्यादा स्पीड में होता है, इसमें आपके सेल की लेंथ बढ़ती है। और थर्ड फेज होता है फेज ऑफ सेल मैचुरेशन। इसमें क्या होता है, आपके जो सेल्स हैं वो सेल्स अब डिफरेंशिएट होंगे, मतलब इसमें से कुछ सेल्स रेडिकल बनेंगे, कुछ सेल्स प्लिम्यूल बनेंगे, कुछ सेल्स आगे जाके लीफ और स्टेम बनेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज फेज ऑफ सेल मैचुरेशन। और ये सबसे मतलब फास्ट फेज के बाद वाला फेज होता है। इसमें आपका ग्रोथ फेज थोड़ा थोड़ा करके वापस से स्लो होने लग जाता है, इसीलिए इस फेज को हम स्टेशनरी फेज भी बोलते हैं, क्योंकि अब इसमें सेल की ग्रोथ नहीं हो रही है। जो सेल्स ऑलरेडी ग्रो हो गए हैं, अब वो अपनी अपनी डेस्टिनी डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा सेल आगे जाके लीफ बनेगा, कौन सा सेल आगे जाके स्टेम बनेगा। So these are 3 phases of our plant। अब हम बात करते हैं कंडीशंस फॉर ग्रोथ की। तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि प्लांट को सही समय पे वाटर मिलना चाहिए, क्योंकि वाटर प्लांट का 95% कॉन्स्टिट्यूएंट प्ले करता है। वॉट प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स भी इंपॉर्टेंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़े थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। प्लांट का टेम्परेचर भी स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर स्टेबल होगा तो ही लाइट कंडीशंस और उसका एंजाइम एक्टिविटी अच्छे से प्ले करेगा रोल। ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। देन रेस्पिरेशन के टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस करते हैं। लाइट और टेम्परेचर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो लाइट भी जरूरी है, क्योंकि लाइट की वजह से ही प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है, जिसको हम फोटोपीरियोडिज्म बोलते हैं, जो हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्रेविटेशन की वजह से ही आपका रूट नीचे नीचे जाता है, जिसकी वजह से वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर पाता है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ ग्रोथ। ये आपको 2 मार्क्स के लिए बोर्ड्स में पूछा जा सकता है। एनलिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रोथ रेट एंड टाइप्स ऑफ ग्रोथ की, यहाँ पे आपको 2 टाइप की ग्रोथ देखने को मिलती है। एक है रिलेटिव ग्रोथ रेट और एक है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। रिलेटिव ग्रोथ रेट मतलब क्या होता है कि दिए हुए टाइम पे आपका प्लांट कितना ग्रो हो रहा है। मतलब समझो आज मैंने एक सीड डाला अपनी मिट्टी में, पॉट में, तो कल मुझे उस सीड में कितनी ग्रोथ देखने को मिल रही है, फिर परसों कितनी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऐसे अगर मैंने आपको बोला कि 7 दिन का ग्रोथ रिकॉर्ड करो, तो आपको स्पेसिफिक टाइम अगर मैंने दिया है और आप एवरी डे उस ग्रोथ को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। लेकिन एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है, फर्स्ट डे पे मैंने जो सीड डाला था वो मुझे एंड डे पे कितना ग्रोथ दिखा रहा है। टोटल ग्रोथ को एब्सोल्यूट ग्रोथ बोलते हैं और स्पेसिफिक पीरियड की ग्रोथ को रिलेटिव ग्रोथ रेट बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एफिशिएंसी इंडेक्स क्या होता है, ग्रोथ पर यूनिट टाइम। प्लांट की ग्रोथ एवरी सेकेंड कितनी बदल रही है, उस ग्रोथ को हम एफिशिएंसी इंडेक्स भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपको सीईटी में भी पूछा जा सकता है। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट, देखो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या है, एंड में टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने प्रेजेंट हैं 1 वीक के बाद, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। और रोज 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 आप उस सेल्स की ग्रोथ को मेजर कर रहे थे, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है। ग्रोथ को मेजर करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप सेल्स मेजर कर सकते हो, लीफ का सरफेस एरिया मेजर कर सकते हो, प्लांट की लेंथ कितनी बड़ी, उसके फ्रूट का वॉल्यूम कितना बड़ा, आपके प्लांट का डायमीटर कितना बढ़ रहा है, उसका ड्राई वेट कितना बढ़ रहा है, ये सारी चीजों से हम बता सकते हैं ये प्लांट की ग्रोथ पॉजिटिव हो रही है कि नेगेटिव हो रही है। और प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए 3 अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं, डायरेक्ट मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड, ऑक्सानोमीटर एंड क्रेसोग्राफ। डायरेक्ट मेथड मतलब क्या होता है, स्केल की मदद से मेजर किया कि ये प्लांट कितना सेंटीमीटर बढ़ रहा है। हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इसमें जो आपकी फील्ड होती है, आपकी जो खेती होती है, इस खेत में कितने क्रॉप ग्रो हो रहे हैं, तो इसको आप हॉरिजॉन्टली मेजर करते हो। मतलब इसको आप हॉरिजॉन्टल लेवल से मेजर करते हो कि सारे प्लांट सेम हाइट के हैं या नहीं है। ऑक्सानोमीटर में क्या होता है, दिस इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर एग्जैक्ट मेजरमेंट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ लीनियर ग्रोथ ऑफ शूट। इसमें हम प्लांट की सिर्फ लीनियर ग्रोथ मेजर करते हैं। ये देखो आपका प्लांट जैसे जैसे लंबा होते जाएगा वैसे वैसे आपको इसकी वैल्यू मिलती जाएगी। ये देखो जैसे जैसे प्लांट लंबा होगा आपका पॉइंटर आपको वैल्यू देते जाएगा, इसको बोलते हैं ऑक्सानोमीटर। 2 टाइप का ऑक्सानोमीटर होता है, आर्क ऑक्सानोमीटर एंड फेफर ऑक्सानोमीटर। ये आपका आर्क ऑक्सानोमीटर है क्योंकि यहाँ पे आर्क जैसा फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे आपका फेफर एक्सानोमीटर है, ये आपका फेफर एक्सानोमीटर है। पर इसमें भी यही चीज हो रही है ना
जैसे जैसे आपका प्लांट का लेंथ बढ़ेगा आपका ये लोड नीचे नीचे जाएगा, जिसकी वजह से ये पॉइंटर चेंज होते जाएगा। तो दोनों सेम ही काम करते हैं, दोनों हमको प्लांट की लीनियर ग्रोथ के बारे में बताते हैं। व्हाट इज क्रेसोग्राफ, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये आपके प्लांट की ग्रोथ का एवरी सेकेंड चेंज रिकॉर्ड करता है, ये एक्यूरेट मेजरमेंट बताता है। ऑक्सानोमीटर टेल्स एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द प्लांट ग्रोथ, क्रेसोग्राफ gives you detail of every second of the plant growth. It records primary growth very accurately. It magnifies growth up to 10,000 times, giving information of growth per second. तो ये CET के लिए important है। It is developed by Sir J.C. Bose. तो क्रेसोग्राफ में आपको ऐसा ग्राफिकल रिकॉर्डिंग मिलता है कि एवरी सेकेंड आपका प्लांट कितनी ग्रोथ दिखा रहा है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स हाउ यू कैन मेजर प्लांट ग्रोथ। तो यहाँ पे देखो ग्रोथ दो टाइप की बताई गई है, एक होती है एरिथमेटिक ग्रोथ और एक होती है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। एरिथमेटिक ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको लीनियर ग्राफ देखने मिलता है। एरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, आपके पास एक सेल है, एक से दो सेल मिला, फिर इसमें से एक ही सेल आगे मेरिस्टोमेटिक हुआ, एक परमानेंट हो गया। अभी ये जो दो सेल मिला है इसमें से ये परमानेंट हो गया और ये मेरिस्टोमेटिक है, अब इसमें से ये परमानेंट हो गया और ये मेरिस्टोमेटिक है। तो देखो एक सेल परमानेंट होते जाता है, एक सेल मेरिस्टोमेटिक बना रहता है, तो इसकी वजह से आपको ग्रोथ 2, 4, 6 ऐसे फॉर्मेट में मिलती है। तो ऐसी ग्रोथ को हम बोलते हैं एरिथमेटिक ग्रोथ। इसमें आपको ग्राफ, इट इज अ टाइप ऑफ ग्रोथ, द रेट ऑफ ग्रोथ इज कांस्टेंट, और ऐसे में आपको ग्राफ कैसा मिलता है, लीनियर कर्व। सो एरिथमेटिक ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली बाय दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको सीईटी में पूछा जा सकता है, आपको इसके बेसिस पे एमसीक्यू नहीं आएंगे सॉल्व करने के लिए, आपको ये इक्वेशन देंगे, बस इसकी वैल्यू को उल्टा पुल्टा कर देंगे, इधर प्लस की जगह माइनस साइन डाल देंगे, आर टी की जगह आर प्लस टी लिख देंगे, तो ऐसे कंफ्यूज करके इक्वेशन देंगे। आपको ये इक्वेशन याद रखना है। एल टी मतलब क्या होता है कि टोटल आपके प्लांट का लेंथ कितना बड़ा है एट द गिवन टाइम टी। आपके प्लांट की लेंथ 0 टाइम, जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया उस टाइम पे आपके प्लांट की ग्रोथ कितनी थी और थोड़े टाइम के बाद कितनी हुई, वो एल टी है। आपके प्लांट का ग्रोथ रेट को आर बोलते हैं एंड द टाइम ऑफ ग्रोथ इज नोन एज टी। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर एरिथमेटिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है भाई, सिंपल, जितने सेल्स डिवाइड होंगे सारे सेल्स आगे जाके कंटिन्यू डिवीजन रखेंगे, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता है, यहाँ पे एक एक करके सेल्स की ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे सीधे एक का डबल 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 होते जा रहा है, ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ। इसमें आपके सारे के सारे सेल्स डिवाइड होते हैं। हियर ग्रोथ रेट इज स्लो इनिशियली, यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको थोड़ा स्लो ग्रोथ रेट दिखता है, लेकिन उसके बाद ग्रोथ रेट एकदम से बढ़ जाता है, इसीलिए यहाँ पे आपको कैसे टाइप का ग्राफ देखने को मिलता है, एक्सपोनेंशियल कर्व। ये आपका लीनियर कर्व है, स्ट्रेट ग्राफ, और ये आपका एक्सपोनेंशियल कर्व है, दिस इज योर एक्सपोनेंशियल कर्व, ठीक है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट को एक्सप्रेस करने का फॉर्मूला है अपने पास W1 इक्वल्स टू W0 e raised to RT। व्हाट इज W1, फाइनल साइज ऑफ द प्लांट, W0 इनिशियल साइज, R is growth rate, time T is time of the growth and E is base of natural logarithm। क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है ना, इसमें आपकी ग्रोथ रेट एकदम सडनली बढ़ रही है, तो यहाँ पे हम E वैल्यू भी यूज करते हैं, जो आपके प्लांट के ग्रोथ का हमको एक बेस बताता है कि ओके ये प्लांट इतने इतने स्पीड से बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये डायग्राम में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है ध्यान देने लायक, पहला आपका जब जाइगोट डिवाइड होता है तो ये सारे ज्योमेट्रिक फेज में है, ठीक है। देखो इधर पे ये आपका अरिथमेटिक फेज है, दीज सेल्स डिवाइड एंड दीज सेल्स डू नॉट डिवाइड, दीज पर्पल सेल्स आर केपेबल ऑफ डिवीजन, इसको मेरिस्टोमेटिक सेल्स बोलते हैं, एंड ब्लू सेल्स हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड। तो यानी कि ये वाले जो सेल्स हैं ये सेल्स आपके परमानेंट सेल्स हो गए हैं। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है, ये जाइगोट है, ये वाला ज्योमेट्रिक फेज है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है। और यहाँ पे आपका फिर एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक फेज दोनों आता है, क्योंकि प्लांट हमेशा सिर्फ बढ़ते नहीं रहेगा ना, वो मैचुरेशन भी दिखाएगा। तो लास्ट फेज आपको एरिथमेटिक फेज और ज्योमेट्रिक फेज देखने को मिलता है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स और सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी इधर एक एग्जांपल दिया है, एकदम सिंपल एग्जांपल दिया है, समझो मैंने कोई लीफ लिया, इस लीफ का मैंने एक दिन के लिए इस लीफ को ग्रो होने के लिए छोड़ दिया, तो एक दिन में ये लीफ 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर हो गई, यानी इसने अपना ग्रोथ का रेट डबल दिखाया, ठीक है, ये डबल ग्रोथ दिखा रही है, तो यानी 100% ग्रोथ हुआ इसका, 5 सेंटीमीटर का था सीधा 10 सेंटीमीटर हो गया, 100% ग्रोथ हुआ। वहीं पर मैंने दूसरी जगह पे एक लीफ लिया था 50 सेंटीमीटर, अगर ये भी 100 सेंटीमीटर होता, अगर इसकी ग्रोथ भी डबल होती तो मैं बोलती कि इधर पे 100% ग्रोथ हुई है, पर इसकी ग्रोथ तो सिर्फ 5 सेंटीमीटर बढ़ी, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर बढ़ी, बट इधर पे सीधा डबल हुआ ना इसका, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ही 5 था और वो 10 हुआ, तो ये डबल हो गया, इसीलिए इसको 100% ग्रोथ बोला है। यहाँ पे स्टार्टिंग में 50 सेंटीमीटर है, अगर इसका डबल होता तो इसको 100 होना चाहिए था, पर ये सिर्फ 55 सेंटीमीटर ग्रोथ दिखा रहा है, इसका मतलब ये आपका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है।
ये आपका हमने एक एक मिनट का ग्रोथ नहीं कैलकुलेट किया है कि जब ये 5 से 6 हुआ, 6 से 7 हुआ, 7 से 8 हुआ, हमने वो कैलकुलेट नहीं किया, हमने डायरेक्ट फाइनल ग्रोथ कैलकुलेट किया। सो दिस इज योर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। और जब आप एक एक दिन का ग्रोथ रेट कैलकुलेट करते हो कि 50 से 55 हुआ, फिर 55 से 60 होगा, 60 से 65 होगा, 65 से 70 होगा, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। दिस इज योर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, दिस इज योर रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो देखो इधर पे क्या दिया जा रहा है, आपने जो 2 लीव्स ली थी उसमें से a leaf of 5 centimeter grows 5 centimeter square per day, its RGR would be 100%। तो देखो ये ग्रोथ कैसा दिखा रहा है, सीधा 100% ग्रोथ रेट दिखा रहा है। और बी वाला लीफ कैसा ग्रोथ दिखा रहा है, 10% का ग्रोथ दिखा रहा है, क्योंकि 50 से 55% हुआ, 55 सेंटीमीटर हुआ, फिर 55 सेंटीमीटर से 60 से 65 सेंटीमीटर, मतलब ये 10% ग्रोथ दिखाएगा, तब जाके इसकी ग्रोथ 100% होगी। तो ये वाली ग्रोथ रेट स्लो ग्रोथ रेट है, ये वाली ग्रोथ रेट फास्ट ग्रोथ रेट है। बस इतना ही सिंपल एग्जांपल है। आपको ऐसा कर सकते हैं कि एग्जांपल दे सकते हैं और इसका आरजीआर पूछ सकते हैं कि मतलब इसका ग्रोथ रेट का रेशियो बताओ। तो अगर आपको डबल ग्रोथ दिखाई दे रहा है तो इसका रेशियो विल बी 100%, क्योंकि एक दिन में ग्रोथ डबल हुई है। यहाँ पे एक दिन में धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रही है, तो इसका रेशियो 100% नहीं होगा, इसका रेशियो 10% होगा, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ कर्व की अगर मैं बात करूं तो आपको 3 टाइप का ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है। कर्व मतलब क्या होता है, इसमें आप ये समझने की कोशिश करते हो कि आपके प्लांट्स कितनी स्पीड से ग्रो हो रहे हैं, कितनी स्पीड से वो न्यूट्रिएंट्स को यूज कर रहे हैं। तो हमको 3 टाइप का ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है, लीनियर कर्व, एक्सपोनेंशियल कर्व एंड सिग्मॉइड कर्व। ये कर्व हमने चैप्टर नंबर 13 में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो लीनियर कर्व क्या होता है, एरिथमेटिक ग्रोथ में देखने को मिलता है, ये वाला ग्राफ, ये वाले ग्राफ को लीनियर कर्व बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल कर्व क्या होता है, जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ में देखने को मिलता है। इसमें क्या पता चलता है कि आपका जो भी ऑर्गेनिज्म है वो कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है, उसका पॉपुलेशन कभी कम होगा ही नहीं। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो है सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व में हमको 3 फेजेस देखने को मिलता है। पहला फेज होता है लैग फेज, लैग फेज स्लो फेज होता है, फिर होता है एक्सपोनेंशियल फेज जिसमें थोड़ी सी ग्रोथ फास्ट होती है, और फिर होता है स्टेशनरी फेज। इसमें आपका डिफरेंशिएशन प्रोसेस चालू हो जाता है, मतलब इसमें आपके प्लांट में जितने भी लीव्स, फ्लावर्स वगैरह आए हैं, अब वो अपना अपना फंक्शन करना स्टार्ट करते हैं, अपना अपना मेटाबॉलिज्म करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टेशनरी फेज में आपका डिफरेंशिएशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और जब आप ऐसे ग्राफ को प्लॉट करते हो तो आपको एक सिग्मॉइड कर्व मिलता है। दिस इज द डेफिनेशन जो बोर्ड्स में आ सकता है। व्हाट इज द ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ, द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑल फेजेस टू अकर इज कॉल्ड एज ग्रैंड पीरियड। जितने भी फेजेस हैं, फेजेस ऑफ सेल डिवीजन, फेजेस ऑफ सेल एनलार्जमेंट, फेजेस ऑफ सेल मैचुरेशन, ये तीनों फेज होने के लिए एक प्लांट को जितना टाइम चाहिए उस टाइम को हम बोलते हैं ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ। यहां तक सबको समझ में आया है, पक्का? यस एवरीबॉडी। अच्छा, इधर आंसर पहले दिख गया, क्वेश्चन बाद में आया। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपके एमएसटी सीईटी और बोर्ड्स, ये वीडियो दोनों बच्चे देख सकते हैं। तो एमएसटी सीईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़े से क्वेश्चन का आंसर्स देख लेते हैं। चेंजेस ड्यू टू ग्रोथ आर, यहाँ पे आंसर पहले टिक हो गया। ग्रोथ कैसी होती है हमेशा, परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। फर्स्ट पेज पे अपन ने इसका डेफिनेशन देखा था। विच पार्ट ऑफ द प्लांट शोज डिटर्मिनेट ग्रोथ, डिटर्मिनेट ग्रोथ यानी कि फिक्स्ड ग्रोथ। तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो फिक्स्ड ग्रोथ दिखाता है? फ्लावर में फिक्स्ड ग्रोथ देखने को मिलती है, फ्रूट्स में फिक्स्ड ग्रोथ देखने को मिलती है, लीव्स में भी फिक्स्ड ग्रोथ देखने को मिलती है। सो ऑल ऑफ दीज। मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव द कैपेसिटी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के पास ऐसी कौन सी स्पेशल कैपेसिटी होती है? दे हैव द कैपेसिटी ऑफ कंटिन्यूअस डिवीजन। ये सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करके न्यू सेल्स बना सकते हैं। ये अपना 11वीं का टॉपिक है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। एपिकल मेरिस्टम किधर प्रेजेंट होता है? टिप में, दिस इज द राइट। इंटरकैलरी मेरिस्टम किधर प्रेजेंट होता है? नोड्स वाले रीजन में। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द गर्थ। नो, इंटरकैलरी मेरिस्टम आपके प्लांट की हाइट बढ़ाता है, गर्थ नहीं बढ़ाता है। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। गर्थ मतलब होता है डायामीटर, डायामीटर बढ़ाने का काम होता है लेटरल मेरिस्टम का। ठीक है। वास्कुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट इन द वास्कुलर बंडल्स, दिस इज करेक्ट, ये भी करेक्ट है। ओनली ऑप्शन नंबर बी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये प्लांट की हाइट बढ़ाता है, ये प्लांट का डायामीटर नहीं बढ़ाता है। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ द सेल इन्वॉल्व्स। अपने को सेल ग्रोथ के 3 फेजेस कौन से देखने मिलते हैं? फेज ऑफ सेल डिवीजन, फेज ऑफ सेल elongation and phase of cell maturation, all 3 phases। चलो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। इसमें से आया तो भी डेफिनेशन आ सकता है। देखो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ना, इसमें से ज्यादा एमसीक्यू आएगा या 1 मार्क का डेफिनेशन आएगा। अब इसके आगे के जो टॉपिक है उसमें से हार्मोन्स वाला जो टॉपिक है उसमें से आपको 1-2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है।
ग्रोथ पीरियड वाला जो कर्व पड़ा वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, सीईटी के लिए भी और बोर्ड के लिए भी। तो चलो देखते हैं इस टॉपिक में क्या बताया गया है। ऑलराइट, सो डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, एकदम सिंपल भाषा में 1 मिनट के अंदर समझाती हूँ। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, जो आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स अब लाइफ टाइम तो डिवाइड नहीं करते रहेंगे, कभी तो इनको मैच्योर होना पड़ेगा। तो जब आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स मैच्योर हो जाते हैं और वो कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक सेल आगे जाके लीफ का सेल बन जाता है, या रूट का सेल बन जाता है, या जाइलम फ्लोएम का सेल बन जाता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। लेकिन समझो कि कोई सेल डिफरेंशिएट होने के बाद उसके अंदर कुछ इंजरी हुई, कुछ डैमेज हुआ, जिसकी वजह से पहले तो उसकी डिवाइड करने की कैपेसिटी लूज हो गई थी, लेकिन अब फिर से वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, यानी टाइम आने पे डिवाइड करना, टाइम आने पे परमानेंट हो जाना, ये थोड़ा सा प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चलता रहता है। तो पहले जो सेल डिफरेंशिएट हो गए थे, अब वो सेल्स जब खुद को रिपेयर करने के लिए फिर से रीडिवाइड होते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। ये देखो, ये आपका मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये सेल मैच्योर हुआ, उस प्रोसेस को हमने बोला डिफरेंशिएशन। मैच्योर होने के बाद इस सेल में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ डैमेज हो गया, जिसकी वजह से ये सेल डी डिफरेंशिएशन करने गया, ये अपना नया स्ट्रक्चर बनाने गया। तो नया स्ट्रक्चर बनाने के प्रोसेस को हम डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस जब कंप्लीट होके हमको फाइनली हमारा नया प्रोडक्ट मिल जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं री डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी मैचुरेशन, डी डिफरेंशिएशन यानी मैच्योर्ड सेल, आपका कुछ डैमेज हो गया था, ये खुद को रिपेयर करने गया, रिपेयर मैकेनिज्म को हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। और रिपेयर करने के बाद जो अपना प्रोडक्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं री डिफरेंशिएशन। और फिर फाइनली ये सेल का कभी ना कभी तो एज खत्म होगा, तो ये मर जाएगा, तो इसको बोलते हैं सेनेसेंस। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। इसमें से आपको सीईटी एग्जाम में ये स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं। डिफरेंशिएशन सेल्स का एग्जाम्पल आपको पैरेनकाइमा का सेल्स आप दे सकते हो, डी डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल आप इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम दे सकते हो, जो पैरेनकाइमा सेल्स से बनते हैं। और री डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल आप यहाँ पर ये दे सकते हो, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, जो आपके डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू से बने हैं। तो ये एग्जाम्पल सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट। तो इसमें सिर्फ आपको सीड के डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में बताया गया है कि जब भी हम कोई सीड मिट्टी में डालते हैं तो वो सीड के पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल डिवीजन करता है, सेल डिवीजन करके सेल इलोंगेशन होता है, सेल इलोंगेशन करने के बाद कभी ना कभी वो सेल आगे जाके मैच्योरेशन दिखाते हैं, लीफ, रूट, फ्लावर, ये सारे पार्ट्स बनते हैं, तो आपका सेल मैच्योर हो जाता है। और मैच्योर सेल होने के बाद कभी ना कभी तो उसकी मौत आनी ही है, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डेथ पीरियड फिक्स होता है। तो सेनेसेंस यानी कि उसका एजिंग प्रोसेस जब हो जाता है, जब वो सेल बुढ़ा हो जाता है, तो उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। सो दिस इज द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ योर प्लांट। प्लास्टिसिटी मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन बोर्ड में आ सकता है, बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस होते हैं। प्लास्टिसिटी का डेफिनेशन मतलब होता है कि आपका जो लीफ है या आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे जैसे ये अलग अलग स्टेजेस में जाता है, जैसे जैसे ये विकसित होता है, वैसे वैसे इसका स्ट्रक्चर बदलता है। द कैपेसिटी ऑफ बीइंग मोल्डेड, मोल्ड करना यानी अपने आकार को बदलना, द कैपेसिटी ऑफ बीइंग मोल्डेड, फॉर्म्ड और मॉडल्ड, the ability of plants to form different kind of structure is known as plasticity। जैसे अगर हम प्लांट्स में देखें, धनिया का प्लांट का एग्जांपल ले लो, यंग स्टेज में धनिया लीफ ऐसे दिखाई देती है, और जब ये धनिया का प्लांट बड़ा हो जाता है तो ये लीफ में आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। सेम चीज पानी के अंदर आपको ऐसा प्लांट दिखाई देगा और लैंड में ऐसा प्लांट दिखाई देगा। तो एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, फेज के अकॉर्डिंग आपका प्लांट अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब ये नहीं होता है कि प्लांट प्लास्टिक का बन जाता है, प्लास्टिसिटी यानी कि प्लांट फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म करके। नेक्स्ट आता है ग्रोथ हार्मोन। नाउ दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन कंपलसरी आएंगे। पहला क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है, हार्मोन ये टर्म किसने टर्म किया था? द टर्म हार्मोन वाज कॉइन्ड बाय स्टार्लिंग इन एनिमल फिजियोलॉजी। जब आपके एनिमल्स के बॉडी के बारे में पढ़ा जा रहा था, उस टाइम पे हार्मोन ये शब्द दिया था स्टार्लिंग ने। अभी प्लांट हार्मोन 2 टाइप के होते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड ग्रोथ प्रमोटर। ग्रोथ प्रमोटर क्या करते हैं? प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, और ग्रोथ इनहिबिटर क्या करते हैं? ये प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। इसमें से एक स्पेशल हार्मोन है इथिलीन हार्मोन, ये दोनों काम करता है, थोड़ा सा प्रॉपर्टी प्लांट को प्रमोट करने का, थोड़ा सा प्रॉपर्टी प्लांट को इनहिबिट करने का। और 5 में से सिर्फ ये इकलौता हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बाकी सारे हार्मोन लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं,
बट दिस हार्मोन इज ओनली प्रेजेंट इन योर गैसियस फॉर्म। इसके अलावा आपको थिमन और पिंकिस ने क्या बताया था, ये दो जो साइंटिस्ट थे इन्होंने बताया था कि हार्मोन हमेशा प्लांट में ही बनता है, बनता कहीं और है और यूज कहीं और होता है, और हार्मोन्स हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है अपना मैक्सिमम एफर्ट्स दिखाने के लिए, ठीक है। अभी देखो ऑक्सिन हार्मोन की डिस्कवरी को लेके बहुत पंचायत चल रही थी, 4 अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था डार्विन ने। डार्विन सर ने एक घास की स्पीशीज आती है, ग्रास स्पीशीज, जिसको हम बोलते हैं एवेना कोलियोप्टाइल। ये आपका एवेना कोलियोप्टाइल का स्पीशीज है, इसका नाम आपको याद रखना है। कौन सा स्पीशीज? कोलियोप्टाइल। पर कौन सा कोलियोप्टाइल? एवेना कोलियोप्टाइल, ठीक है। ये देखो ये वाला नाम, ये आपको याद रखना है, ये एक नॉर्मल ग्रास है। डार्विन ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो घास है, ये घास हमेशा सनलाइट के डायरेक्शन में बेंड होती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये बेंड क्यों होती है? तो डार्विन ने इसका टिप कट कर दिया, इसकी मुंडी काट दी, और फिर इन्होंने इसको सनलाइट में एक्सपोज किया। तो क्या देखने को मिला कि देयर इज नो बेंडिंग, मतलब टिप में कुछ तो था जिसके वजह से ये बेंड नहीं हो रहा था। तो डार्विन ने इमेजिन किया कि चलो मैं आर्टिफिशियल टिप लगा के देखता हूँ इस ग्रास के ऊपर, ग्रास को क्या पता चलेगा कि आर्टिफिशियल टिप है कि रियल टिप है, तो वो शायद बेंड हो जाए। तो डार्विन ने इसके ऊपर आर्टिफिशियल कैप लगाया, जिसके वजह से क्या देखा कि फिर भी बेंडिंग नहीं हो रही है, मतलब टिप में कुछ तो ऐसा चमत्कार है जिसके वजह से आपका ग्रास बेंड होता है। तो बॉयसन एंड जेनसन नाम के 2 साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने टिप को रिमूव किया, क्योंकि इनको पता चल गया था डार्विन के एक्सपेरिमेंट की वजह से कि टिप में कुछ तो है। तो इन्होंने टिप को रिमूव किया, टिप के बीच में इन्होंने एक जेलेटिन की लेयर डाली, एक जेली वाली लेयर डाली, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी सब्सटेंस था वो थोड़ा थोड़ा नीचे ट्रांसपोर्ट हो गया। और इन्होंने फिर इस टिप को सनलाइट को एक्सपोज किया, तो इनको क्या देखने को मिला कि यहाँ पे जेली प्रेजेंट है, जेली के प्रेजेंस में भी आपका ये प्लांट का टिप बेंड हो रहा है, सन के डायरेक्शन में बेंड हो रहा है। तीसरा काम किया पाल नाम के साइंटिस्ट ने। किसने किया? पाल नाम के साइंटिस्ट ने। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने आपके प्लांट की टिप को रिमूव किया। क्या किया पाल ने? प्लांट की टिप को रिमूव किया, टिप प्लेस्ड ऑन वन साइड। इन्होंने प्लांट की टिप को रिमूव करके उस टिप को इन्होंने एक साइड पे रखा, मतलब आधा आधा पार्ट कवर किया, और फिर इन्होंने क्या देखा कि बिना सनलाइट के भी ये टिप बेंड हो रहा है। मतलब ये मैंने आधा टिप रखा है तो इसका आधा केमिकल भी अभी इसके कांटेक्ट में है, फिर भी ये टिप बेंड हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है? इसका मतलब टिप में कुछ तो झोल है। तो फाइनली एफ.डब्ल्यू. वेंट नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोलियोप्टाइल प्लांट का टिप्स कट किया, क्योंकि अब उनको जानना था कि इस टिप में ऐसा क्या रहस्यमय चीज है, ये चीजें क्या है, उनको जाननी थी। तो एफ.डब्ल्यू. वेंट ने कोलियोप्टाइल के टिप्स को कट किया, उसको उन्होंने अगार के ब्लॉक्स पे रखा, ताकि इसमें जो भी सब्सटेंस है वो अगार में कन्वर्ट हो जाए। अब अगार में सारी चीजें आ गई थी, तो अब उन्होंने टिप को फेंक दिया। अब उन्होंने अगार के ब्लॉक्स को छोटे छोटे टुकड़े में कट किया, और ये अगार ब्लॉक को उन्होंने ग्रास के ऊपर रखा टिप निकाल के, क्योंकि जो चीजें टिप में थी अब वो इस अगार में आ गई थी। तो अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये प्लांट आपके सनलाइट के डायरेक्शन में ब्लॉक बेंड हो रहा है। इसका मतलब अपने टिप के अंदर जो केमिकल है उस केमिकल को नाम दिया इंडोल एसिटिक एसिड, और इस इंडोल एसिटिक एसिड को ही हम बोलते हैं ऑक्सिन हार्मोन। तो देखो ये चार्ट आपको मिल जाएगा, अपना जो ऐप है ज्ञान लैब ऐप, उसके फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में जाके चेक करो, आपको इस चैप्टर का पूरा नोट्स मिल जाएगा, उसमें आपको ये चार्ट मिल जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स डाउनलोड कर लो। जब आप नोट्स डाउनलोड करोगे तो आपके फोन में मेमोरी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फाइल अगर हैवी रहेगी तो फाइल जल्दी ओपन नहीं होती है। उसके लिए आपको आपके फोन के पीछे के सारे बैकग्राउंड के एप्स क्लियर करने पड़ेंगे, अपने फोन का मेमोरी खाली करना पड़ेगा, उसके बाद आपका ये फाइल डाउनलोड होगा। तो एक बार में डाउनलोड नहीं हुआ तो 2-3 बार ट्राई करना, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इधर पे पहले हम बात करते हैं हार्मोन्स की। देखो हार्मोन की थ्योरी आप खुद से पढ़ोगे, इधर पे मैंने ये जो चार्ट बनाया है, अगर किसी भी हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप आराम से लिख सकते हो, इतना डिटेल थ्योरी मैंने इधर पे चार्ट बनाया है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सिन हार्मोन की। ऑक्सिन हार्मोन प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, ये प्लांट की हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है। ये किसने डिस्कवर किया था? एफ.डब्ल्यू. वेंट ने। ऑक्सिन हार्मोन बनाने के लिए प्लांट के पास नेचुरली कौन सा प्रीकर्सर होना चाहिए? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है जिसके बिना प्लांट में ऑक्सिन हार्मोन बनेगा ही नहीं, ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन नेचुरली कौन से केमिकल फॉर्म में पाया जाता है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको हम लैब में आर्टिफिशियली भी बना चुके हैं। तो लैब में जो आर्टिफिशियली हार्मोन्स हमने बनाए हैं उसके नाम है नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, 2,4-D पाइक्लोरो, ठीक है। फिर ये हार्मोन कैसे ट्रांसपोर्ट करता है? बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट दिखाता है। बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है? टुवर्ड्स द बेस, आपके प्लांट के टिप में बनता है और बेस की तरफ जाता है, इसको हम बोलते हैं बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट, ठीक है।
देन ये हार्मोन दो फंक्शन दिखाता है। पहला फंक्शन एपिकल डोमिनेंस, मतलब ये जो हार्मोन है इसके वजह से आपका जो प्लांट है, प्लांट के एपेक्स में आपको बर्ड्स की ग्रोथ दिखाई देगी, इसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। मतलब प्लांट का जो टिप होगा ना, टिप में आपको एपिकल बर्ड ज्यादा देखने को मिलेंगे ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। और साइटोकाइनिन हार्मोन उल्टा करता है, वो लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ दिखाता है। मतलब साइटोकाइनिन हार्मोन की वजह से लेटरल बर्ड्स ग्रो होते हैं, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से एपिकल बर्ड ग्रोथ है। अगर एक बार आपके प्लांट के एपेक्स में बर्ड ग्रो हो गया तो प्लांट की लेंथ बढ़ना स्टॉप हो जाती है। तो ऑक्सिन हार्मोन एपिकल डोमिनेंस दिखाता है और ये प्लांट की इनडायरेक्टली सेल ग्रोथ करने में हेल्प करता है, यानी कि लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है। यह हार्मोन प्लांट में नेचुरली कहाँ बनता है? ये हार्मोन सिंथेसाइज होता है प्लांट के शूट टिप, रूट टिप, यंग लीफ एंड यंग स्टेम में। प्रिमोर्डियल मतलब यंग स्टेम में, ठीक है। तो ये हो गया पहला हार्मोन। अब हम बात करते हैं दूसरे हार्मोन की, गिबरलिन हार्मोन। ये भी आपका ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन कंपलसरी पूछे जाते हैं कि गिबरलिन हार्मोन किसने डिस्कवर किया था? कुरोसावा ने डिस्कवर किया था। और कुरोसावा के जो दो स्टूडेंट्स थे, यबुटा और सुमुकी, इन्होंने इस हार्मोन को आइसोलेट किया था चावल के खेती में से। देखो क्या हुआ था, जापान में चावल की खेती में एक फंगस इन्फेक्शन लग गया था, गिबरेला फ्यूजिकुराई का। और उस फंगस इन्फेक्शन के वजह से जितने भी चावल थे वो चावल लंबे लंबे हो गए, लेकिन सारे चावल येलो येलो कलर के थे, यानी कि मिट्टी सड़ गई थी। तो इस मिट्टी के सड़ने की वजह से उनको एक चीज ये दिखाई दी कि इस फंगस की वजह से भले ही प्लांट की खेती खराब हो गई पर उसकी हाइट बढ़ रही है। तो अगर मैं इस हार्मोन को प्यूरिफाई करूं तो मैं उसमें से इन्फेक्शन वाला पार्ट निकाल के मैं उसमें से हाइट वाला पार्ट ऑब्टेन कर सकता हूं। तो इस हार्मोन को आइसोलेट किया कुरोसावा के स्टूडेंट यबुटा और सुमुकी ने। और उस फंगस का नाम क्या था जहां से ये हार्मोन मिला? गिबरेला फ्यूजिकुराई, ठीक है। ये हार्मोन बनने के लिए प्लांट में नेचुरल कौन सा प्रीकर्सर होना चाहिए? मेवलोनिक एसिड। बिना मेवलोनिक एसिड के गिबरलिन हार्मोन बनेगा ही नहीं। नेचुरली इसका कौन सा केमिकल नेम है? GA3, गिबरलिक एसिड 3। एक्चुअली ये थर्ड डेरिवेटिव है। गिबरलिक एसिड 1 और गिबरलिक एसिड 2 उतने ज्यादा एक्टिव नहीं है जितना ज्यादा गिबरलिक एसिड 3 एक्टिवेटेड पाया जाता है। इसको हम आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं गिबेन रिंग्स और टर्पिन कंपाउंड्स की मदद से। ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? ये प्लांट के किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है, इसकी कोई पोलैरिटी फिक्स नहीं है। इसका मेन फंक्शन क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है प्लांट की हाइट बढ़ाना। आपके अंगूर, लंबे लंबे अंगूर, लंबी लंबी लौकी, लंबा करेला, लंबा गन्ना, ये जो लंबे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ गिबरेलिन हार्मोन। सो इट प्रमोट्स स्टेम इलोंगेशन, पार्थेनोकार्पियन बोल्टिंग। आपके गिबरलिन की वजह से ही आपका जो सीड है वो पार्थेनोकार्पी दिखाता है, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट फॉर्मेशन होता है। और बोल्टिंग, बोल्टिंग मतलब क्या होता है? जैसे कैबेज, पत्ता गोभी आपने देखा है कि जैसे जैसे उसकी लीव्स बढ़ते जाती है, ये लीव्स ऐसे गोल 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 होके रोज पैटर्न बना लेती है। तो बोल्टिंग को बोलते हैं रोजेट पैटर्न, यानी कि कवरेज ऑफ द लीव्स। और ये डोरमेंसी भी ब्रेक करता है। मतलब समझो कि कोई सीड अगर डोरमेंट होगा तो एब्सिसिक एसिड की वजह से डोरमेंट होता है, तो ये उस एब्सिसिक एसिड का उल्टा काम करता है। ये इसकी डोरमेंसी को ब्रेक करके सीड को जर्मिनेट करता है ताकि उसमें से जल्दी से पोलन ट्यूब निकले। नेचुरली ये प्लांट के कौन से पार्ट्स में बनता है? रूट के टिप में, यंग लीव्स में, सीड्स में और स्टेम के टिप्स में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड हार्मोन की, साइटोकाइनिन। ये भी ग्रोथ प्रमोटर है, ये भी ग्रोथ प्रमोटर है और ये भी ग्रोथ प्रमोटर है। साइटोकाइनिन ये नाम हमको दिया था लीथम ने, ठीक है। ये इसका नेचुरल फॉर्म क्या है? जियाटिन। और इसका सिंथेटिक फॉर्म क्या है? 6 परफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन या 6 बेंजील एडेनाइन, मतलब ये नाइट्रोजनस कंपाउंड है। साइटोकाइनिन, इस वर्ड का मतलब क्या है? साइटो मतलब सेल और काइनिन मतलब डिवीजन। तो इस फेज में सेल डिवीजन बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ये हार्मोन किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में काम नहीं करता, प्लांट में हर डायरेक्शन में जाता है। इसका सबसे मेन फंक्शन है सेल डिवीजन प्रमोट करना। और ये हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन से अपोजिट काम करता है। ये लेटरल बड्स को ग्रो करता है जिससे प्लांट में लेटरल ब्रांचेस निकले और ये एपिकल डोमिनेंस को कट करता है, ठीक है। प्लस ये हार्मोन ज्यादा करके कहां पे बनता है? आपके प्लांट के फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, रूट की टिप्स और सीड्स में। अब मैं जिस हार्मोन की बात करने जा रही हूँ, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट हार्मोन, इथिलीन। ये गैसियस हार्मोन है। इट इज द ओनली हार्मोन विच इज प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। ये सीईटी क्वेश्चन है। इस हार्मोन को डिस्कवर किया था 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने, पर सेम चीज। डेनी, क्रॉकर एंड गेन, इन्होंने क्या बोला था कि इथेफोन जब प्रेजेंट होता है तो आपके प्लांट में इथिलीन हार्मोन बनता है और ये हार्मोन गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है। ये भी हर डायरेक्शन में काम करता है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। इसका मेन काम है फ्रूट फॉर्मेशन। ये आपके फ्रूट को मैच्योर करता है, ठीक है। फ्रूट्स को पकाना,
लेटरल बर्ड्स को ग्रो होने से रोकना, ये इसका अपोजिट काम करता है, और एपिकल डोमिनेंस को सपोर्ट करता है, मतलब इसके सपोर्ट में काम करता है और इसके अगेंस्ट काम करता है। एंड इट ऑल्सो कॉजेस एपिनास्टी। एपिनास्टी मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला ना, इथिलीन हार्मोन ग्रोथ प्रमोट भी करता है और ग्रोथ इनहिबिट भी करता है। तो ग्रोथ प्रमोट करता है मतलब फ्रूट को पकाता है, और ग्रोथ इनहिबिट करता है मतलब लीव्स को ये जल्दी से ड्राई कर देता है। एपिनास्टी मतलब क्या होता है, आपके लीफ के अंदर जो भी क्लोरोफिल पिगमेंट है, वो क्लोरोफिल पिगमेंट डी ग्रीनिंग इफेक्ट दिखाते हैं, मतलब क्लोरोफिलेज एंजाइम के वजह से ये हार्मोन क्लोरोफिलेज एंजाइम बनाता है, जिसके वजह से लीफ का क्लोरोफिल पिगमेंट मर जाता है, जिसकी वजह से लीफ थोड़ी थोड़ी येलो होने लग जाती है, और जिसकी वजह से आपकी लीफ धीरे धीरे करके ऐसे फोल्ड होने लग जाती है। तो एपिनास्टी मतलब कर्लिंग ऑफ द लीफ, आपकी लीफ धीरे धीरे करके ड्राई होकर फोल्ड होने लग जाती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो आपके फ्रूट्स को अब खाना नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वो फ्रूट प्लांट से टूट के नीचे गिर जाएगा। सो ये दोनों काम करता है। तो ज्यादा करके इथिलीन हार्मोन कहाँ पे बनता है, आपके फ्रूट्स में, रूट और शूट टिप में, ठीक है। और लास्ट आता है अपना एब्सिसिक एसिड। ये हार्मोन प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। अगर आप सोचने जाओगे तो ये हार्मोन सबसे बुरा हार्मोन है, पर ऐसा नहीं है। ये हार्मोन एक्चुअली प्लांट की भले के लिए बनता है, क्योंकि जब स्ट्रेस कंडीशन आती है, जब गर्मी का मौसम आता है, तो प्लांट्स में से पानी बहुत ज्यादा इवेपोरेट हो जाता है। अगर इतना ज्यादा पानी इवेपोरेट हो गया तो प्लांट सूख के मर जाएगा। इसीलिए एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये सारे के सारे लीव्स को प्लांट में से झरा देता है। पतझड़ के मौसम में ये हार्मोन सेक्रेट होता है। अगर आपके सारे के सारे लीव्स प्लांट में से झर गए तो आपका पानी ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा, क्योंकि लीव्स में से स्टोमाटा से पानी इवेपोरेट होता है। मैंने ट्रांसपिरेशन स्टॉप कर दिया तो फोटोसिंथेसिस भी स्टॉप हो जाएगा, पर कम से कम पानी डिहाइड्रेट होके मरेगा नहीं। थोड़े टाइम के लिए प्लांट के पास स्टोर्ड फूड है, उसके रूट्स में ग्लाइको स्टार्च स्टोर्ड है, तो खाना तो उसको थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन पानी अगर इवेपोरेट हो जाता तो प्लांट ड्राई होके मर जाता। तो कुछ टाइम के लिए एब्सिसिक एसिड हमारे प्लांट को डोरमेंट बना देता है, और फिर बाद में गिबरेलिक एसिड की मदद से जब बारिश का मौसम वापस आता है तो वापस उस प्लांट में हरे भरे पत्ते लहराने लग जाते हैं। सो गिबरेलिक एसिड इज नोन एज द एंटी एब्सिसिक हार्मोन, या एंटी एब्सिसिक एसिड को हम एंटी गिबरेलिन भी बोलते हैं। तो ये हार्मोन किसने डिस्कवर किया था, कांस, एडिकॉट एंड वेयरिंग ने। ये हार्मोन एक्चुअली दो अलग अलग केमिकल का मिक्सचर है, डोरमिन एंड एब्सिसिन, ठीक है। ये हार्मोन बनाने के लिए प्लांट के अंदर नेचुरली मेवालोनिक एसिड होना चाहिए। इसका सिंथेटिक फॉर्म हम कैसे बना सकते हैं, सेस्क्वेटर्पेनॉइड से। ये हार्मोन किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक्ट नहीं करता है। ये हार्मोन को हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि जब प्लांट को पानी नहीं मिलता है, प्लांट स्ट्रेस में जाता है, तब ये हार्मोन रिलीज होता है। ये हार्मोन प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है टेम्पररीली, और ये ट्रांसपिरेशन स्टॉप करता है, क्योंकि ये क्या करता है, सारे लीव्स को नीचे गिरा देता है। एब्सिशन करना मतलब फॉलिंग, तो ये लीव्स, फ्लावर, फ्रूट सब नीचे गिरा देगा, जिसकी वजह से प्लांट खाली हो जाए। इसीलिए इसको बोलते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट या एंटी गिबरेलिन हार्मोन। और ये कहाँ पे बनता है, मैच्योर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में। तो एब्सिसिक एसिड भले ही हमको खराब लगे, पर ये एक्चुअली प्लांट की जान बचाने के लिए फॉर्म होता है। सो दीज आर योर 5 हार्मोन्स। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन कंपलसरी आएंगे, और वो भी क्या क्वेश्चन आते हैं कि यह हार्मोन की डिस्कवरी किसने की, उसका प्रीकर्सर क्या है, उसका नेचुरल फॉर्म और उसका सिंथेटिक फॉर्म। ये 4 कॉलम्स में से कंपलसरी सीईटी क्वेश्चन आते ही आते हैं। यहां तक सबको समझ में आया है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है अपना फोटोपीरियोडिज्म का। फोटोपीरियोडिज्म पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट कॉलम जो सीईटी और बोर्ड्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ये वाला टेबल, कि ऑक्सिन हार्मोन टेस्ट करने के लिए, ऑक्सिन हार्मोन को आइसोलेट करने के लिए जो टेस्ट किया गया था, जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसका नाम था एवेना कर्वेचर टेस्ट। गिबरलिन हार्मोन प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए हम टेस्ट करते हैं अल्फा माइलेज बायोएसे। साइटोकाइनिन हार्मोन का प्रेजेंस टेस्ट करने के लिए वी डू क्लोरोफिल रिटेंशन टेस्ट। इथिलीन हार्मोन के लिए हम ट्रिपल पी टेस्ट करते हैं, और एब्सिसिक एसिड हार्मोन के डिटेक्शन के लिए हम इनहिबिशन ऑफ अल्फा माइलेज टेस्ट करते हैं। मतलब गिबरलिन एसिड, गिबरेलिक एसिड और एब्सिसिक एसिड, ये दोनों एक दूसरे से हमेशा एंटागोनिस्टिक फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये आपके फंक्शन से, ये पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा ऐप पे, तो आप इसको देख के फटाक से रिवाइज कर सकते हो। मैंने आपको ओवरव्यू एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ क्वेश्चन के आंसर्स देख लेते हैं, क्योंकि बार बार मैं आपको यही चीज बोल रही हूँ कि ये वीडियो बोर्ड्स और सीईटी दोनों के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर ड्यूरिंग फेज ऑफ सेल एनलार्जमेंट। सेकंड फेज जो होता है इलोंगेशन फेज, उस फेज में हमको क्या देखने को मिलता है कि अपने सेल में न्यू वॉल मटेरियल्स बन रहे हैं एंड अदर मटेरियल्स आर आल्सो सिंथेसाइज्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए क्या क्या चीजें जरूरत है, न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, लाइट, तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, जब आपकी ग्रोथ पर यूनिट टाइम इंक्रीज होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं,
ग्रोथ रेट एंड एफिशिएंसी इंडेक्स दोनों बोलते हैं ना। एफिशिएंसी इंडेक्स मैंने आपको अंडरलाइन करने बोला था, ये टर्म ग्रोथ रेट के फर्स्ट लाइन में दिया गया है। सो बोथ ए एंड बी। डैश इज यूज्ड फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट फॉर लीनियर ग्रोथ। अगर आपको आपके प्लांट की लीनियर ग्रोथ चेक करनी है तो उसके लिए आप कौन सा डिवाइस यूज करते हो? ऑक्सैनोमीटर, राइट? क्योंकि ये ब्लड प्रेशर के लिए यूज होता है, ये ग्रोथ को पर सेकेंड डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, ये केमिकल्स के फ्लो को चेक करने के लिए यूज करते हैं। ग्रोथ इज मैक्सिमम इन द जोन ऑफ, सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन से जोन में देखने को मिलती है? इलोंगेशन में, क्योंकि सेल डिवीजन में स्लो ग्रोथ होती है, सेल मैच्योरेशन में स्टेशनरी फेज होता है, सेल इलोंगेशन में लॉग फेज होता है, राइट? नेक्स्ट, फोटोपीरियोडिज्म। अब देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किसने किया था? कहाँ पे गया? हाँ, बेसिकली ये क्या बताया गया है इस कॉन्सेप्ट में कि अपने फ्लावर्स जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए रेडी हो जाते हैं तो कैसे पता चलता है दैट दीज फ्लावर्स आर रेडी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जब उनमें फ्लावर ग्रो होता है। और प्लांट में फ्लावर ग्रो होने के लिए लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो जब अपना प्लांट लाइट के ऊपर डिपेंड करता है तो उस प्रिंसिपल को बोलते हैं फोटोपीरियोडिज्म। और जब अपना प्लांट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है तो उस प्रिंसिपल को बोलते हैं वर्नलाइजेशन। फोटोपीरियोडिज्म ये कॉन्सेप्ट हमको दिया था गार्नर और अलार्ड ने। इसमें हम लाइट की इंटेंसिटी, क्वालिटी, ड्यूरेशन ये सब चेक करते हैं कि कितने मिनट के लिए कितनी लाइट कितने नैनोमीटर्स वाली आई थी जिसकी वजह से प्लांट में फ्लावरिंग हुई है। अब ये लाइट के प्रिंसिपल की वजह से हमको 3 टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होता है? ये कम सनलाइट में फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। अगर हमने इस प्लांट को ज्यादा सनलाइट दी तो इस प्लांट में फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलेगी। लॉन्ग डे प्लांट्स में क्या होता है? इनको ज्यादा सनलाइट मिलेगी तो ही ये फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे, कम सनलाइट में ये फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो प्लांट्स के पास ऐसी क्या चीज होती है जिसकी वजह से वो लाइट यूज कर पाते हैं? तो प्लांट के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, लीफ। लीफ में आपकी ये लाइट जब एब्जॉर्ब होती है तो प्लांट के अंदर एक हार्मोन बनता है, फ्लोरीजन। ये फ्लोरीजन की वजह से आपके प्लांट में फ्लावर बनता है, फ्लावर, फ्लोरी, फ्लोरी, फ्लावर। और इस फ्लोरीजन को हम फाइटोक्रोम बोलते हैं, यानी प्लांट हार्मोन। और मोस्टली कौन सी लाइट की वजह से प्लांट में फ्लावरिंग होता है? ब्लू वेवलेंथ की वजह से, ब्लू वेवलेंथ वाली लाइट की वजह से, यानी 730 नैनोमीटर्स की वजह से। शॉर्ट डे प्लांट्स में क्या होता है? कम सनलाइट प्रेजेंस रहेगी तो ही आपके प्लांट में फ्लावरिंग होगा। अगर हमने प्लांट के डार्क पीरियड को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर दिया तो भी आपकी फ्लावरिंग इनहिबिट हो जाती है। तो शॉर्ट डे प्लांट्स का एग्जांपल सीईटी में आपको पूछा जा सकता है, एस्टर, डहालिया, क्रिसैंथेमम, सोयाबीन एटसेट्रा। लॉन्ग डे प्लांट्स में क्या होता है? आपके प्लांट को कंटिन्यूअस लाइट मिलती रहनी चाहिए। अगर कंटिन्यूअस लाइट मिलती रहेगी तो ही इस प्लांट में फ्लावरिंग होगा। या फिर कम लाइट मिल रहा है, जैसे रेनी सीजन में होता है, अटक अटक के लाइट मिलती है, तो टोटल जितना लाइट मिलना चाहिए अगर उतने इंटेंसिटी का लाइट मिल गया तो आपके प्लांट में फ्लावरिंग होती है। अगर वो लाइट बीच में ब्रेक हो गई, अगर डार्क पीरियड आ गया तो आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी। ये लॉन्ग डे प्लांट्स में होता है। लॉन्ग डे प्लांट्स के एग्जांपल आपके कैश क्रॉप्स है, जैसे शुगर बीट, कैबेज, स्पिनच, व्हीट, पी, रेडिश, गाजर, मूली एक्सेट्रा। डे न्यूट्रल प्लांट्स क्या होता है? इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है लाइट हो या ना हो, ये अपने सीजन के हिसाब से फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कुकुम्बर, मेज, सनफ्लावर, कॉटन, टोमेटो, बाल्सम एक्सेट्रा। ठीक है। फाइटोक्रोम मतलब प्लांट के हार्मोन्स। हेनरिक एंड बॉर्थविक इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि शॉर्ट डे प्लांट्स में अगर हमने थोड़ा सा भी डार्क पीरियड में लाइट दे दिया, रेड लाइट दे दिया 660 नैनोमीटर्स का, मतलब समझो कोई शॉर्ट डे प्लांट्स है, इसको कम लाइट चाहिए, ठीक है, लेस लाइट, मतलब इसका डार्क पीरियड ज्यादा होना चाहिए। अगर मैंने इसके डार्क पीरियड के बीच में थोड़ा सा भी फ्लैश लाइट मार दिया 660 नैनोमीटर्स का, तो इसका जो फ्लावर प्रोड्यूस होने वाला था वो फ्लावर स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने 660 नैनोमीटर्स का लाइट मारने के बाद तुरंत 730 नैनोमीटर वाला लाइट मारा तो इसमें वापस से ये फ्लावर बनने लगेगा। तो कभी कभी आप लाइट के मल्टीपल वेवलेंथ्स को यूज करके भी फ्लावरिंग करने की कोशिश करते हो। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सीईटी। और इसमें आपको एक ही रिएक्शन दिया गया है, ये आपका रेड लाइट है, ये आपका फार रेड लाइट है, मतलब ये लाइट 660 नैनोमीटर से मिलता है और 660 से दूर जाएंगे 730, तो इसको बोलते हैं फार रेड लाइट। जब आप 660 नैनोमीटर्स की लाइट मारते हो प्लांट्स में तो लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, और जब आप 730 नैनोमीटर्स की लाइट मारते हो प्लांट में तो शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है। और ये लाइट एक दूसरे को इंटर कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। PFR एब्जॉर्ब्स फार रेड लाइट, इट इज कन्वर्टेड इनटू PR। जब PFR 730 नैनोमीटर्स का लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो ये PR में कन्वर्ट हो जाएगा, PR जब 660 नैनोमीटर्स की लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो ये PFR में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये काफी डिटेल प्रोसेस मैंने डिटेल वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है।
यहाँ पे रिवीजन के लिए आपको ये याद रखना है कि ये प्रिंसिपल किसने दिया था, हेंड्रिक्सन बोर्थविक में। और इसमें क्या होता है, 660 नैनोमीटर से शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग होती, लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है, और 730 नैनोमीटर से शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है। बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। ओके, कंट्रोल ऑफ मॉर्फोजेनेसिस बाय लाइट एंड फाइटोक्रोम इज कॉल्ड फोटोमॉर्फोजेनेसिस। लाइट की वजह से जब प्लांट के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस होते हैं, डेवलपमेंट होता है, तो उस डेवलपमेंट और चेंज को हम फोटोमॉर्फोजेनेसिस बोलते हैं। वर्नलाइजेशन को हम यारोवाइजाइजेशन भी बोलते हैं। इसका डेफिनेशन बोर्ड में पूछा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, अगर आपको किसी प्लांट को जल्दी जल्दी ग्रो कराना है तो आप उसके यंग स्टेज को, उसकी सीड को एकदम लो टेम्परेचर पे रख दोगे, 1 to 6 डिग्री के सेल्सियस टेम्परेचर पे 1-1.5 महीने के लिए उसको स्टोर कर दोगे, ताकि जब आप उसको मिट्टी में डालो तो उसमें से जल्दी जल्दी जर्मिनेशन हो और जल्दी जल्दी प्लांट ग्रो हो। ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने अपने सीडलिंग को, हमने यहाँ पर सीड लिया, इसको हमने 5 डिग्री सेल्सियस में 1 महीने के लिए रख दिया, और फिर जब हमने इसको ग्रो होने के लिए रखा तो इसकी ग्रोथ जल्दी हुई एज कम्पेयर टू नॉन ट्रीटेड प्लांट। तो दिस इज कॉल्ड एज वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन में हम क्रॉप्स जल्दी ग्रो करते हैं, और ऐसी जगह पे क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं जहां पे क्रॉप्स नेचुरली ग्रो नहीं होते, क्योंकि इसमें हम चिलिंग ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। अगर आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाते हो तो उसको डीवर्नलाइजेशन बोलते हैं। ओके, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि प्लांट्स में अगर आपको अर्ली फ्लावरिंग करना होगा तो क्लिपार्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था डिफरेंट टाइप के वीट स्पीशीज पे, जिसमें उन्होंने बताया कि टेम्परेचर भी असर दिखाता है और लाइट की भी एक्टिविटी की वजह से प्लांट्स में फ्लावरिंग का पीरियड चेंज कर सकते हैं। ओके, अब ये मिनरल न्यूट्रिशन पार्ट बेटा आपके 6th चैप्टर से कनेक्टेड है। प्लांट्स के अंदर कौन सा मिनरल्स है, कितने मिनरल्स एब्जॉर्ब हुए हैं, ये हम प्लांट को जला के उसके ऐश को टेस्ट करके भी पता कर सकते हैं। अब आपको भी पता है कि प्लांट्स के लिए 2 मिनरल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स एंड मैक्रो एलिमेंट्स। हाइड्रोजन का सोर्स सिर्फ वाटर है और ऑक्सीजन पानी और वाटर से आता है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये देखा जाए तो ये मिनरल्स नहीं है, ये आपके केमिकल एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में जब यूज होते हैं तो इनको हम मिनरल के फॉर्म में ही यूज करते हैं। नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है प्लांट्स को, सॉइल से। सो प्लांट हमारा जो नाइट्रोजन है, बोथ मिनरल एंड नॉन मिनरल ओरिजिन, वो अब्सॉर्ब करते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, नाइट्रोजन से अमीनो एसिड्स बनता है, और अमीनो एसिड से ही आगे जाके आपका प्रोटीन्स बनेगा। सो दैट इज व्हाई नाइट्रोजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स अगर हम करें तो असेंशियल एंड नॉन असेंशियल मिनरल्स क्लासिफाइड पहले किया जाता था, अब नहीं किया जाता है। असेंशियल मिनरल्स कौन सा होता है, जिसके एब्सेंस में आपके प्लांट में डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ऐसे मिनरल्स को असेंशियल मिनरल्स बोलते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। नॉन असेंशियल मिनरल्स कौन से होते हैं, जो थोड़ा बहुत कम रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। असेंशियल और नॉन असेंशियल के बेसिस पे हमने मिनरल्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया, माइक्रो एलिमेंट्स एंड मैक्रो एलिमेंट्स। माइक्रो एलिमेंट्स मतलब जो कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, मैक्रो एलिमेंट्स मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। आर्नन एंड स्काउट ने असेंशियलिटी के लिए कुछ इधर पे रूल्स दिए थे। कोई भी मिनरल जिसके बिना प्लांट की ग्रोथ नॉर्मल नहीं हो सकती, प्लांट के फंक्शन के लिए वो मिनरल रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, तो ऐसे मिनरल को हम असेंशियल मिनरल बोलते हैं। लेविग ने हमको एसेंशियलिटी का एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ मिनिमम, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ किसी भी क्रॉप का यील्ड अगर 10% रिड्यूस हो गया किसी मिनरल के एब्सेंस में, तो उस मिनरल को एसेंशियल एलिमेंट बोल देते हैं। कि मतलब आप बोलते हो ना, मेरे पास मोबाइल होता तो मैं 90% लाता, मोबाइल नहीं इसलिए 80% आया, तो चलो तुमको मैंने मोबाइल दे दिया, अब तुम 90% लाके दिखाओ। अगर तुम सच में 90% लाके दिखाए मतलब तुम्हारे लिए मोबाइल असेंशियल है, बिना मोबाइल के तुम ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा पा रहे हो। लेकिन अगर तुम सिर्फ एक्सक्यूज दे रहे हो तो विथ मोबाइल विदाउट मोबाइल मार्क्स कम ही आने वाले। तो लेबिग ने हमको यही चीज प्रूव की कि अगर आपके क्रॉप के प्रोडक्टिविटी में 10% डिक्रीज होता है किसी मिनरल के एब्सेंस में, मतलब वो मिनरल इंपॉर्टेंट है, और अगर कुछ चेंजेस नहीं हुआ मतलब वो मिनरल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मिनरल डिफिशियंसी के कुछ सिम्टम्स है यहाँ पर, ये देखो आपको अलग अलग टाइप की बीमारी देखने को मिलती है, स्टंटिंग, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, मॉटलिंग एंड एब्सिशन। आपको ये जो टेबल दिया है ना, ये टेबल को मैंने इधर शॉर्ट में एग्जांपल लेके रखा है। स्टंटिंग मतलब क्या होता है कि इसमें आपके प्लांट की ग्रोथ छोटी रह जाती है, स्टेम ज्यादा हाइट नहीं बड़ी होती है। तो ये कौन से मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। ध्यान से देखो, नाइट्रोजन की वजह से स्टंटेड ग्रोथ होती है, और किसके किसके वजह से बोला, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मोलिब्डेनम। ये देखो फॉस्फोरस की वजह से भी ज्यादा ग्रोथ नहीं होती है, कैल्शियम की वजह से भी शॉर्ट ग्रोथ होती है। तो ये जो मैंने इधर पे एग्जांपल्स लिखे आपके टेबल में से, तो ये आप बाद में टेबल में से रीड कर सकते हो। क्लोरोसिस मतलब क्या होता है, इसमें आपके लीफ का जो क्लोरोफिल वाला पार्ट है
वो येलो हो जाता है। ये देखो आपका लीफ बीच बीच में से येलो होने लग जाता है, इसको बोलते हैं क्लोरोसिस। तो ये ज्यादा करके आपके कौन से मिनरल्स की वजह से होता है? नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज। नेक्रोसिस मतलब क्या होता है? इसमें आपके टिश्यूज ऐसे बीच बीच में से मरने लग जाते हैं, लीफ के टिश्यूज, और ये ज्यादा करके कौन से मिनरल्स की वजह से होता है? पोटेशियम की कमी की वजह से। मॉटलिंग मतलब क्या होता है? इसमें आपके लीफ में, मतलब अचानक से लीफ मरा नहीं है, बट इसमें ना अलग ही नॉन ग्रीन कलर के पैचेस आ जाते हैं, डल ग्रे कलर के पैचेस आने लग जाते हैं। ये किसकी वजह से होता है? पोटेशियम, मैंगनीज और जिंक की कमी की वजह से। जिंक की कमी की वजह से देखो आपको भी स्किन में कभी कभी व्हाइट पैचेस आ जाते हैं कैल्शियम की कमी की वजह से, फिर डॉक्टर कैल्शियम टैबलेट्स चालू करते हैं। एब्सिशन मतलब क्या होता है? इसमें प्लांट में फ्लावर्स और लीव्स मैच्योर होने से पहले ही मर जाते हैं। तो ये किसके वजह से होता है? पोटेशियम और कॉपर की कमी की वजह से। सो दीज आर सम डिसऑर्डर्स व्हिच आर अकर्ड ड्यू टू मिनरल डेफिशिएंसी। ठीक है, अब इसके आगे यहाँ पे आपको बताया है कि सेल के अंदर कौन से मिनरल्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन है। ये देखो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। एटीपी के पास जो फास्फोरस होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है फास्फोरस, क्योंकि उसके बिना एनर्जी नहीं मिलती है। एंड मैग्नीशियम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल तभी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में कि क्या बताया है इसमें। टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अब इसमें क्या बताया है, एक सिंपल भाषा में बोलती हूँ, इसमें से ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, बट आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक माइक्रोन्यूट्रिएंट की वजह से आपका दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट इनहिबिट हो सकता है। मतलब वन माइक्रोन्यूट्रिएंट कैन अफेक्ट द इनहिबिटिंग कैपेसिटी ऑफ अनदर माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो ऐसे टॉक्सिसिटी को हम बोलते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, यानी कि मैंगनीज आयरन के साथ फाइट करता है, इट फाइट्स विथ मैंगनीज कम्पीट्स विथ आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक, पर उस चक्कर में आपका कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से प्लांट्स में फिर कैल्शियम डेफिशिएंसी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर हम मिनरल सॉल्ट के एब्जॉर्प्शन की बात करें तो हमको प्लांट में दो टाइप का एब्जॉर्प्शन प्रोसेस देखने को मिलता है, एक पैसिव एब्जॉर्प्शन, एक डोनर इक्विलिब्रियम, और एक एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? बिना एटीपी मॉलिक्यूल्स के आप या तो स्पेशल प्रोटीन्स की मदद से या डायरेक्ट सिंपल डिफ्यूजन की मदद से जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के बीच में मिनरल्स एक्सचेंज करते हो तो इसको हम बोलते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल यूज नहीं होता है। डोनर इक्विलिब्रियम में क्या होता है? यहाँ पे आपके पास स्पेशल कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो आपके सेल मेम्ब्रेन और आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बार बार एक ही चीज बताई गई है कि जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव कैटायंस और एनायंस को बैलेंस करने की कोशिश करते हो तो ऐसे प्रिंसिपल को हम बोलते हैं डोनर इक्विलिब्रियम। और डोनर इक्विलिब्रियम को हम कैरियर हाइपोथेसिस की मदद से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो हमको दिया था हॉगलैंड एंड डेविस ने। इन्होंने क्या बताया था कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन मतलब एटीपी मॉलिक्यूल्स की मदद से, एटीपी की मदद लिए बिना कैरियर प्रोटीन्स की मदद से भी हम मॉलिक्यूल्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और यह आपका कैरियर हाइपोथेसिस है, कैरियर कॉन्सेप्ट है। और एक एग्जाम्पल दिया है लेसिथिन का, जो एग में होता है प्रोटीन। बेनेट और क्लार्क ने क्या बोला कि जो प्रोटीन कॉन्जुगेटेड होता है आपके लेसिथिन के साथ वो आपका कैरियर प्रोटीन काम करता है। मतलब एग में जो लेसिथिन प्रोटीन होती है वो लेसिथिन प्रोटीन आयंस को बैलेंस करने में हेल्प करती है, तो वहां पे कैरियर कॉन्सेप्ट आ सकता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स में एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा करके रात के समय पे होता है, क्योंकि रात के समय पे ट्रांसपीरेशन बंद हो जाता है, जिसके वजह से आपके प्लांट्स को अब जबरदस्ती एनर्जी डाल के वाटर एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन में एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, पर ये ज्यादा करके रात के टाइम पे होता है जब आपका ट्रांसपीरेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाता है और आपके प्लांट्स को कंटिन्यू वाटर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस चालू रखना पड़ता है। तो दो टाइप का एब्जॉर्प्शन होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन में डोनर इक्विलिब्रियम भी होता है, जिसमें प्रोटीन चैनल्स की मदद से हम आयन बैलेंस करने की कोशिश करते हैं इन बिटवीन अवर साइटोप्लाज्म एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं फॉर अवर एमएसटी सीईटी स्टूडेंट्स, जो बच्चे ये सीईटी के लिए वीडियो देख रहे हैं। एरिथमेटिक ग्रोथ का इक्वेशन क्या है? एरिथमेटिक ग्रोथ लीनियर कर्व देता है, लीनियर कर्व यानी एल वाला इक्वेशन। तो मैंने आपको बोला था ना कि कुछ वैल्यू इधर उधर उल्टा पुल्टा कर देते हैं और ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्सप्रेशन अमंग द फॉलोइंग, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी कि ज्योमेट्रिक ग्रोथ। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ के लिए इक्वेशन क्या है अपने पास? W वाला। तो W1 इज इक्वल्स टू W0 into e raised to rt, this is the correct equation for your geometric growth। यहाँ पे ये x क्या रिप्रेजेंट करता है? मैंने आपको डायग्राम एक्सप्लेन करते टाइम में बहुत अच्छे से बोला था कि ये x देखो, ये x क्या बताता है? ये आपका जाइगोट है, ये आपका फर्स्ट सेल है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिक ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो दिस फेज रिप्रेजेंट्स योर ज्योमेट्रिक फेज। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैंने आपको बोला कि प्लांट्स को नाइट्रोजन क्यों चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा नाइट्रोजन रहेगा उतना ज्यादा अमीनो एसिड बनेगा।
जितना ज्यादा अमीनो एसिड बनेगा उतना ज्यादा प्रोटीन्स बनेगा। तो प्लांट में नाइट्रोजन फिक्स करने के दो तरीके होते हैं, एक फिजिकल मैकेनिज्म, एक बायोलॉजिकल फिक्सेशन। फिजिकल फिक्सेशन की अगर मैं बात करूं तो ये अलग अलग केमिकल प्रोसेसेस की मदद से होता है। नियरली 80% ऑफ नाइट्रोजन फाउंड इन ह्यूमन टिश्यूज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेबर-बैश प्रोसेस। तो ये आपका हेबर-बैश प्रोसेस है। हेबर-बैश प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इज फिक्स्ड, नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इज फिक्स्ड और ये आपके नेचुरल गैस हाइड्रोजन लिया जाता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मदद से हमको मिलता है हमारा अमोनिया, और ये अमोनिया से हम अपना अमीनो एसिड बनाते हैं जिससे हम प्रोटीन बनाते हैं। सो दिस इज अवर हेबर प्रोसेस। हमारी बॉडी में जो अमोनिया या जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो हेबर बैश प्रोसेस की वजह से प्रेजेंट है। तो दिस इज फिजिकल एब्जॉर्प्शन, ये आपका फिजिकल फिक्सेशन है। फिजिकल फिक्सेशन के और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, पर ये एग्जांपल्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी देखा जाए तो सीईटी में कुछ भी आ सकता है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से कौन सा कंपाउंड मिलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। हेबर बैश प्रोसेस के लिए कौन सा हम डिग्री से यूज करते हैं, 450 डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन करके हमको कौन सा कंपाउंड मिलता है, नाइट्रोजन परऑक्साइड। नाइट्रस एसिड जो आपको एसिड रेन हम बोलते हैं ना, ये एसिड रेन हमको फिजिकल प्रोसेस से मिलता है। तो ये सारे आपके फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, कैसे भी करके सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करना है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का एग्जांपल याद रखना। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए हमारे पास दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म या फ्री लिविंग। साइनोबैक्टीरिया फिक्स अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। ये आपका सीईटी क्वेश्चन है। साइनोबैक्टीरिया मतलब क्या होता है, अपना ब्लू ग्रीन अलगे, इनके पास स्पेशल छोटे छोटे पॉकेट जैसे सेल्स होते हैं जो अपने अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं। तो एक ये एग्जांपल याद रखो। सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग का एग्जांपल याद रखने के लिए आप राइजोबियम और अजोटोबैक्टर का एग्जांपल याद रख सकते हो। देखो, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए हमारे पास राइजोबियम प्रेजेंट होता है और फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए हमारे पास अजोटोबैक्टर होता है। तो इसमें से एक एक एग्जांपल याद रखोगे तो सेफ रहोगे। पूरा नाइट्रोजन साइकिल पढ़ने जाओगे तो आपके पास ऑनेस्टली इतना टाइम नहीं है, नहीं तो पूरा नाइट्रोजन साइकिल बहुत ही सिंपल वर्ड्स में दिया गया है कि कैसे एनिमल्स जो चीज खाते हैं। ये देखो, ये आपका प्लांट है, प्लांट में से जो चीज सड़ जाती है उसको बैक्टीरिया डीकम्पोज करते हैं, डीकम्पोज करके जो अमोनिया आपके पास मिलता है इसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर यही सॉइल वापस आपके प्लांट्स यूज करके ग्रो हो जाते हैं। फिर इसको जब एनिमल खाएगा तो एनिमल जो पॉटी करेगा उसमें भी जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उस नाइट्रोजन को बैक्टीरिया डीकम्पोज करते हैं। तो ये पूरा साइकिल है जो केमिकल और बायोलॉजिकल वे दोनों वे से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन फिर नाइट्रोजन असिमिलेशन, नाइट्रोजन को अब आप डिपॉजिट कर रहे हो, तो अलग अलग केमिकल रिएक्शन से हम नाइट्रोजन को डिपॉजिट करते हैं। लास्ट में अपना आता है ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन में आप फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसपोर्ट करते हो। अमाइड फॉर्मेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने नाइट्रोजन को सिंपल नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर ये नाइट्रोजन आपकी सॉइल में स्टोर हो जाता है जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। सो नाइट्रोजन साइकिल के बारे में दो चीजें याद रखो, एक हेबर बैश प्रोसेस जो ह्यूमंस में भी होता है और सॉइल में भी होता है, फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आप एक एग्जांपल याद रखो, सिम्बायोटिक एंड फ्री लिविंग। सिम्बायोटिक राइजोबियम करता है रूट नोड्यूल्स में और फ्री लिविंग के लिए अजोटोबैक्टर करता है जो सॉइल में प्रेजेंट होता है। ऐसे दो एग्जांपल याद रखो बस, ठीक है। और एक ये भी एग्जांपल याद रख सकते हो कि कौन से बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन के लिए बैसिलस स्पीशीज, पैराकोकस एंड सुडोमोनास स्पीशीज यूज होते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया, देन इधर पे और भी होने चाहिए, नाइट्रोकोकाई, नाइट्रोसोमोनास, ऐसे अलग अलग बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। वेट, आपको इधर पे नहीं दिया है ज्यादा बैक्टीरिया का नाम, तो चलो आप बच गए। दिया है ना, एक्टिनोमाइसिड्स वगैरह दिया है, देन फंगस स्पीशीज दिया है। सो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोलॉजिकली। बस ये एग्जांपल्स याद रखो, आपको ये रिएक्शन नहीं पूछते, पूछा तो इसको आप ऑप्शन में छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर में से आने के लिए तो बहुत कुछ आ सकता है। या लास्ट वाला टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मैंने जो बोला हेबर बैश प्रोसेस याद रखो, वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन, उसका रिएक्शन याद रखो। आपका नाइट्रोजन कहाँ से आता है, हाइड्रोजन कहाँ से आता है, हेबर बैश प्रोसेस में नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर आपको अमोनिया मिलता है, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपको क्या याद रखना है कि राइजोबियम और अजोटोबैक्टर की मदद से आपका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में आपको ये एग्जांपल्स याद रखने हैं सीईटी के लिए, सुडोमोनास स्पीशीज एंड बैसिलस स्पीशीज आ रही है। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो आपके नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, दैट्स इट। सॉइल नाइट्रोजन बार बार कैसे हम रिसाइकल कर सकते हैं, एनिमल्स की पॉटी की वजह से।
by using aminification and nitrification. Plastids contain nitrate reductase which reduces it to ammonia. plastids आपके क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से भी आपका नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से प्रोटीन्स बन सकती है. So that's it about this chapter. अब ये आपको कमेंट करना है, इन क्वेश्चन के आंसर्स आपको कमेंट करके बताने हैं. जो बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा सारे आंसर्स करेक्ट, उसका चार्ट मैं पिन करूंगी. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, वीडियो को स्टॉप कर करके आंसर करो. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3. यस, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4. ध्यान से पढ़ना. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5. This is your question number 6. This is your question number 7. That's it. तो 7 क्वेश्चन के आंसर्स आपको कमेंट करने हैं. अगर आप चाहते हो कि आपका MHT CET में 95 से ज्यादा परसेंटाइल आए तो आंख बंद करके आप वरदान 1.0 बैच ज्वाइन कर सकते हो. इसमें आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट प्लस कंप्लीट डिटेल लेक्चर्स सब कुछ दिया जाएगा, और डिटेल लेक्चर्स में भी बहुत सारी MCQ प्रैक्टिस कराई जाती है. इसका ऑलरेडी हमने एक चैप्टर खत्म कर दिया है, बाकी के चैप्टर्स आपके 6 मार्च से चालू होने वाले, 7 मार्च से. तो आप वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो. और अगर समझो आपको वरदान बैच ज्वाइन नहीं करना, आपके पास ऑलरेडी सारे लेक्चर्स हैं, तो फिर आप सिर्फ मॉक टेस्ट वाला सीरीज परचेस कर सकते हो, जो कि 200 रुपए का है, जो कि आपको ऐप पे मिल जाएगा. ठीक है, अगर आपको फ्री मटेरियल यूज करना है तो लॉग इन करके आप फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में जाके डायरेक्ट फ्री मटेरियल का भी फायदा उठा सकते हो. हर जगह से आपका फायदा ही फायदा है, कहीं पे भी आपका लॉस नहीं है. ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज महाराष्ट्र के ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना. चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो. अब हम कंप्लीट करेंगे अपने बाकी के 2 चैप्टर्स, इससे आपकी वन शॉट सीरीज खत्म हो जाएगी. तो ज्यादा से ज्यादा चैनल शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस चैनल को पहुंचाओ, ताकि उनका भी फ्री में फायदा हो सके. आई विल सी यू वेरी सून. आई होप यू आर स्टडिंग वेल, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ एंड यू आर नॉट पैनिकिंग, क्योंकि अच्छे से पढ़ोगे तो सब कुछ अच्छा होगा, कुछ भी खराब नहीं होगा. ठीक है, ऑल द बेस्ट. याद रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं. बाय बाय.